गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसमें मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो आई होप आप सभी ने बैलेंस शीट पढ़ के देख ली होगी, उसके सभी आइटम्स आप लोगों ने क्लियर कर लिए होंगे। ठीक, अब हम उन्हीं आइटम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो, जैसे हम लोगों ने बताया था कि बैलेंस शीट में हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स होते हैं, एसेट्स या लायबिलिटीज, उनको पर्टिकुलर हेड और सब हेड के अंडर दिखाया जाता है। तो देखो, अब उन्हीं हेड और सब हेड से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल फर्स्ट। देखिए बेटा, इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि ओलंपिस लिमिटेड हैज एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5 लाख इन रिजर्व एंड सरप्लस एज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, ओलंपिस लिमिटेड के पास उसके रिजर्व एंड सरप्लस में 5 लाख रुपीस का ओपनिंग डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस होना, यानी कि लॉस होना। It earned a profit of ₹8 lakh for the year ended 31st of March 2019। फर्स्ट ईयर में इस साल कंपनी ने 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया। हाउ वुड यू शो दिस आइटम इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। देखो, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट में आप इन आइटम्स को कैसे दिखाओगे। तो देखो, जैसे आप लोगों को बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि आपसे 2 या 3 आइटम दिए जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेड और सब हेड बताओ, ठीक है। दूसरा, आपसे 2-4 आइटम दे दिए जाएंगे और उनको ये कहा जाएगा कि भाई कंपनी की बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करो। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस दिया गया है और उसे कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाना है। तो यहाँ पे आप बनाएंगे बैलेंस शीट of Olympus Limited एज एट। डेट क्या दी गई है, किस डेट को बनाना है बेटा, 31st of March 2019। 31st of March 2019। फॉर्मेट आपको पता ही है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप किस प्रकार का बनता है। वर्टिकल फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। सबसे पहले particulars, notes number, फिगर ऑफ करंट ईयर। अब करंट ईयर दिया हुआ है 31st of March 2019, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 31st of March 2018। 31st of March 2018। अब देखो बेटा, एक आइटम दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट, ठीक है। प्रीवियस ईयर 5 लाख का डेबिट बैलेंस था, इस साल कंपनी को 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, उसको दिखाना है। तो आपको पता है कि ये जो आइटम है, इसके लिए पहले तो साइड का नाम कौन सा होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इसका जो मेन हेडिंग होगा वो होगा शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग कौन सा होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसमें कितना बैलेंस आना है वो देखो भाई। इसमें केवल एक ही आइटम है तो सीधा सीधा लिख सकते हैं भाई। इसने कहा कि इसके पास जो इसका रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 5 लाख रुपीस का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस है 5 लाख रुपीस का। देखो, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस होना, और बैलेंस है इसका मतलब प्रीवियस ईयर बैलेंस है। तो प्रीवियस ईयर के फिगर में आप 5 लाख रुपीस शो करेंगे, और डेबिट बैलेंस यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए उसको ब्रैकेट में दिखाओगे, ठीक है। इस साल ये कह रहा है कि इट अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। भाई, इस साल कंपनी ने 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो प्रीवियस ईयर का 5 लाख रुपीस का बैलेंस था वो नेगेटिव बैलेंस था, माइनस था। इस साल 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 8 लाख में से 5 लाख तो प्रीवियस ईयर का लॉस खत्म, बल्कि कितने और बच गए, 3 लाख। तो करंट ईयर बैलेंस कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीस आ जाएगा। करंट ईयर बैलेंस कितना दिखाया जाएगा, 3 लाख। नीचे आप बनाओगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, इस चीज को आप नोट्स नंबर 1 में एक्सप्लेन करेंगे। पर्टिकुलर
अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पे नोट्स नंबर 1 बनाएंगे जिसमें आप किस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को, रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। पहले तो प्रीवियस ईयर बैलेंस दिखाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। भाई प्रीवियस ईयर का 5 लाख रुपीस का बैलेंस था और वो डेबिट बैलेंस था, नेगेटिव बैलेंस था। इसके साथ ऐड करो प्रॉफिट अर्न, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ करंट ईयर। भाई करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बैलेंस है, करंट ईयर का, करंट ईयर में आपको 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 3 लाख का पॉजिटिव बैलेंस आ गया और ये बैलेंस आप ऊपर करंट ईयर में शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस को शो करना है। सेकंड आइटम देखो, इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास सेकंड की जगह थर्ड क्वेश्चन देख लो, एक जैसे से क्वेश्चन है। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रॉयल लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को रॉयल लिमिटेड के पास 2 लाख रुपीस का जनरल रिजर्व था, 1 लाख रुपीस सिक्योरिटी प्रीमियम था और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 7 लाख रुपीस का बैलेंस था, लेकिन ब्रैकेट में गिवन है, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस था। दिस इज ए लॉस आइटम। आगे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2018 it incurred a loss of 450। इस साल 31st of March 2018 को कंपनी को 4,50,000 रुपीस का लॉस और हो गया, 450 का लॉस और हो गया। शो हाउ दिस आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। भाई आपको ये दिखाना है कि इन आइटम को आप कंपनी की बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। इसी प्रकार की बैलेंस शीट बनेगी, सिर्फ मैं यहाँ पे अमाउंट वगैरह चेंज कर रहा हूँ। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम लिख देना, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ रॉयल लिमिटेड, फिगर एज एट 31st of March 2018। फॉर्मेट एक का ये, पहले करंट ईयर तो कौन सा हो गया 31st of March 2018, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 31st of March 2017। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस को आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो। देखो बेटा नोट्स टू अकाउंट से इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, एक एक आइटम आपके पास आता जाएगा। भाई इसी प्रकार का नोट्स टू अकाउंट आपके पास बनेगा। नोट्स टू अकाउंट में पहले तो आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर फिगर कितना था। भाई इसने कहा कि 1 अप्रैल 2017 को कंपनी के ये बैलेंसेस हैं, किस चीज के, जर्नल रिजर्व में 2 लाख रुपीस का बैलेंस है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख का बैलेंस था, यानी कि 3 लाख, और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में 7 लाख का नेगेटिव बैलेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर में कंपनी के पास टोटल 4 लाख रुपीस का नेगेटिव बैलेंस था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। करंट ईयर में 450 का लॉस और हो गया, तो 450 का लॉस और हो गया, तो करंट पिछले साल 4 लाख का लॉस था, इस साल 450 का लॉस और हो गया, यानी कि टोटल लॉस कितने का हो गया 8,50,000, 8,50,000। तो यहां पे आप अमाउंट कितना शो करेंगे 850 का, 8,50,000। इसको हम नीचे नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन करेंगे। नोट्स नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, इसको एक्सप्लेन करना है। रिजर्व एंड सरप्लस में अब आपके पास इस क्वेश्चन में 3 अलग अलग आइटम है। पहले है जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व बैलेंस। भाई प्रीवियस ईयर बैलेंस था कितने का 2 लाख का था, ठीक है, आउटर कॉलम में डायरेक्ट दिखा दो। अगर मान लो इसका इस साल क्वेश्चन में ये कहता कि भाई करंट ईयर में आपने जर्नल रिजर्व में 1 लाख और ट्रांसफर किए, भाई इस साल मान लो आपके पास फर्म में प्रॉफिट होता और आप उस प्रॉफिट में
से 1 लाख जर्नल लीजर में ट्रांसफर करते हैं तो वो इसी के साथ ऐड कर देते हैं ट्रांसफर टू जर्नल लीजर 1 लाख और आउटर कॉलम में 3 लाख लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर बैलेंस 2 लाख रुपीस है, करंट ईयर में आपने कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया तो इसका मतलब जर्नल लीजर का बैलेंस कितना रह गया, सेम 2 लाख रुपीस ही रह गया। सेकंड आइटम आपके पास है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका भी बैलेंस था, लास्ट ईयर 1 लाख का बैलेंस था, इस साल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कोई चेंज नहीं हुआ। भाई आपको कोई प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, ना आपने प्रीमियम का पैसा कहीं यूज किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का सेम बैलेंस आपके पास रह गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कितने पे शो करोगे, वही 1 लाख पे। थर्ड आइटम आपके पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट ईयर आपके पास 7 लाख रुपीस का बैलेंस था, दैट वाज ए नेगेटिव बैलेंस, और करंट ईयर में 450 का लॉस और हो गया। तो पहले तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कितना था, 7 लाख रुपीस का नेगेटिव बैलेंस था, ब्रैकेट में शो करोगे। उसके बाद करंट ईयर या लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ करंट ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ करंट ईयर। बेटा करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कितने का बैलेंस है, 450 का, और ये भी नेगेटिव बैलेंस है। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में टोटल नेगेटिव बैलेंस 11,50,000 रुपीस का आ गया। ये दोनों पॉजिटिव आइटम है, प्लस के आइटम है, ये है नेगेटिव आइटम। 1150 में से 3 लाख चले गए, कितने बच गए, 850 का नेगेटिव बैलेंस, एंड दिस बैलेंस विल बी शोवन इन बैलेंस शीट। इस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, करंट ईयर आइटम में दिखाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपको रिजर्व एंड सरप्लस को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, ये 3 एग्जांपल्स दिए गए थे। अच्छा, इसके बाद बेटा एक आपके पास इलस्ट्रेशन फर्स्ट दिया हुआ, ये तो एग्जांपल थे रिजर्व एंड सरप्लस को एक्सप्लेन करने के। अब हम इलस्ट्रेशंस के ऊपर आएंगे। देखो पेज नंबर 1.15 के ऊपर आपको इलस्ट्रेशन फर्स्ट दिया गया है ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड, लेकिन पहले हम लोगों को समझना जरूरी है व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं? देखो जैसे नॉर्मली कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपना बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए फाइनेंशियल ईयर। उसको हम एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर का जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो 1 ईयर का होता है। हम लोगों ने 2 आइटम पढ़े थे, एक आइटम है करंट एसेट्स और एक आइटम होता है हमारे पास करंट लायबिलिटी। कोई भी एसेट्स या कोई भी लायबिलिटी करंट है या नहीं, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है? इसका डिटर्मिनेशन होता है कि वो एसेट्स या लायबिलिटी विद इन 1 ईयर, अगर एसेट्स की बात करें तो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्टेबल है या नहीं है। अगर है तो करंट एसेट्स, नहीं है तो करंट नॉन करंट एसेट्स। इसी प्रकार कोई लायबिलिटी करंट है या नहीं है, उसके बारे में हम कहते हैं कि इफ ए लायबिलिटी इज पेबल विद इन 1 ईयर इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल्स की बात करें वो भी इसी चीज को डिटरमाइन करेगा। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? 2 चीजों के रिगार्डिंग ऑपरेटिंग साइकिल कंसीडर किया जाता है। आपकी बुक में केवल एक ही पॉइंट बता रखा है, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एसेट्स और एक है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ लायबिलिटी। हम लोग 2 प्रकार के ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बात करेंगे। एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एसेट्स और दूसरा होता है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ लायबिलिटी। इसी से डिटरमाइन होगा कि कोई पर्टिकुलर एसेट्स या कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है या नहीं। पहले बात करो ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एसेट्स की। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एसेट्स क्या होता है? देखिए ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एसेट्स मींस टाइम पीरियड टेकन
between acquisition of assets and converting them into cash. किसी भी एसेट्स को एक्वायर्ड करने में या जनरेट करने से लेकर उसको वापस कैश में कन्वर्ट करने का जो टाइम पीरियड होता है वो ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है. ठीक है, टाइम पीरियड बिटवीन एक्वाइजिशन ऑफ एसेट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू कैश इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल. आप सभी को इस चीज को नोट करना चाहिए. ऑपरेटिंग साइकिल डेफिनेशन फिर लिख रहा हूं. इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ it is the time period of acquisition of assets and converting them into cash and converting them into cash. किसी भी एसेट्स को एक्वायर्ड करने से लेकर उनको कैश में कन्वर्ट करने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है. ठीक है, जैसे आपके पास कोई फैक्ट्री है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर रॉ मटेरियल को मशीनों में डालते हैं, मशीनों से उसका प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन होने के बाद आप उसको सेल आउट करते हो. इस दौरान रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेके सेल करने तक का जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल. आपने कोई मशीन आज खरीदी और 5 साल के बाद आप उसको कैश में कन्वर्ट करते हो, वापस रीसेल करते हो, तो वो जो 5 ईयर का टाइम पीरियड लगा वो उस मशीन का ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा. यानी कि किसी भी एसेट्स को जिस दिन प्राप्त करते हो, जिस दिन आपने उसको एक्वायर्ड किया, वहां से लेकर जब तक आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल. उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं. ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल से ही डिसाइड होता है कि वेदर द एसेट्स इज ए करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. देखो, कोई पर्टिकुलर एसेट्स करंट एसेट्स होती है या नॉन करंट एसेट्स होती है, ये ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल जरूरी नहीं 1 मंथ का ही हो, 2 मंथ का ही हो, 12 मंथ का ही हो, वो 15 मंथ का, 20 मंथ का, 24 मंथ का भी हो सकता है. किसी एसेट्स को, बिल्डिंग का बता दिया भाई, बिल्डिंग को आज खरीदोगे 10 साल बाद बेचोगे तो 10 साल उसका टाइम पीरियड होगा. ठीक है, देखो ऑपरेटिंग साइकिल से कैसे डिटरमाइन होगा कि कोई पर्टिकुलर एसेट्स करंट है या नॉन करंट है, तो उसका रूल ध्यान रखना. इफ एनी एसेट्स इज realized, if cash, any assets is converted into cash before 1 year, although it is beyond operating cycle, then it is considered a current assets. It is considered a current assets. ठीक है, पहले पॉइंट लिख लो, फिर दोनों पे एक्सप्लेन करता हूं. 2 पॉइंट है. सेकंड, if any assets is converted into cash within operating cycle,
विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, वेदर ऑपरेटिंग साइकिल is more than 1 year, comma, it will be a current assets. It will be a current assets. ठीक है, it will be a current assets. देखो दोनों पॉइंट को क्लियर करो. मैं आपके सामने कुछ एसेट्स के नाम लिख रहा हूं ABCDEF, उनका लिख रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं कन्वर्टेड इनटू कैश या रियलाइजेबल टाइम पीरियड, रियलाइजेबल टाइम पीरियड. भाई मेरे पास एसेट्स ABCDEF कुछ एसेट्स, उनका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? पहले केस में 6 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, ठीक है, 18 मंथ, 10 मंथ, ठीक है, ये लिख लिया. रियलाइजेबल टाइम पीरियड कितना है? 3 मंथ, 11 मंथ, 11 months, 14 months, 18 months, और ये ले लेते हैं 22 months और 10 months, और यहाँ पे ले लेते हैं 11 months. भाई जैसे एसेट्स ए है, बिजनेस में उसका ऑपरेटिंग साइकिल माना गया है 6 मंथ का. भाई एक एसेट्स है जिसका नाम है ए और उसका ऑपरेटिंग साइकिल माना गया है 6 मंथ का, यानी कि वो 6 मंथ में जनरली कैश में कन्वर्ट हो जाती है. लेकिन हमारे बिजनेस में वही एसेट्स कन्वर्ट हो गई 3 मंथ के अंदर अंदर. मैंने आपको लिखवाया कि अगर कोई एसेट्स ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो, चाहे वो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर का हो या कम का हो ज्यादा का हो, कोई मैटर नहीं है. अगर ऑपरेटिंग साइकिल से पहले कैश में कन्वर्ट हो गई तब तो वो करंट है, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद है लेकिन विद इन 12 है तो भी क्या है? करंट. नॉन करंट एसेट्स केवल एक कंडीशन में मानी जाएगी, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा टाइम पीरियड ले ले और 12 को भी क्रॉस कर ले, 12 मंथ को भी क्रॉस कर दे और ऑपरेटिंग को भी क्रॉस कर दे, तब वो नॉन करंट है, वरना वो करंट है. जैसे 6 मंथ और यहाँ पे 3 मंथ विद इन ऑपरेटिंग साइकिल टाइम पीरियड आ रहा है, करंट है. 12 और 11 विद इन ऑपरेटिंग है, करंट है. 15 और 14 भाई एसेट्स को हम 14 मंथ में कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो भी क्या है? करंट है, तो भी एसेट्स करंट मानी जाएगी. इस केस में 18 और 22 अब ऑपरेटिंग से भी बाहर है और 12 से भी बाहर है, तो ये क्या हो गई? नॉन करंट एसेट्स हो गई. इस एसेट्स को क्या कहेंगे? नॉन करंट. 10 और 11 ऑपरेटिंग से बाहर है लेकिन विद इन 12 है, 12 के अंदर अंदर है, तो भी करंट. ये भी करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स. ठीक है, तो मैंने जो लिखवाया वो लिखवाया है कि अगर कोई एसेट्स 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो, 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्टेड होती है, चाहे वो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर हो चाहे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो, तो उसको करंट कहा जाएगा अगर 1 ईयर से पहले कैश में कन्वर्ट हो जाती है. और अगर 1 ईयर के बाद कैश में कन्वर्ट होती है लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, तो भी क्या होगी? करंट. हाँ, नॉन करंट एक कंडीशन में होगी, ऑपरेटिंग साइकिल से भी बाहर और 12 मंथ को भी क्रॉस कर दे,
तब वो नॉन करंट है, अदरवाइज वो करंट है। ठीक है भाई, क्लियर? ये है ऑपरेटिंग साइकिल रिगार्डिंग एसेट्स। इसी प्रकार ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ लायबिलिटी, अगर हम लायबिलिटी के ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें, लायबिलिटी का ऑपरेटिंग साइकिल कितना होगा? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ एक्वाजिशन टू कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि एक्वायर्ड करने से लेकर कैश में कन्वर्ट करने तक का जो टाइम पीरियड लगता है, जनरेट होने से लेकर कैश में कन्वर्ट होने तक का जो टाइम पीरियड लगेगा वो ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा। तो अगर हम लायबिलिटी के ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें, ऑलरेडी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, लायबिलिटी के अगर ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ लायबिलिटी मींस दैट टाइम पीरियड which is taken between acquisition of liability या generations of liability to payment of liability। किसी भी लायबिलिटी को जनरेट होने से लेकर उसकी पेमेंट करने तक का जो टाइम पीरियड लगेगा उसको उस लायबिलिटी का ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। वो उस लायबिलिटी का ऑपरेटिंग साइकिल होता है। जैसे मेरे क्रेडिटर्स है जिनसे मैं उधार में सामान खरीदता हूं, ठीक है, क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन हु सप्लाई अस गुड्स इन क्रेडिट। मैंने अपने क्रेडिटर से आज सामान खरीदा, आफ्टर 2 मंथ हम उनको पेमेंट करते हैं। हमारे बिजनेस का ट्रेंड है, क्रेडिटर से गुड्स खरीदी, आफ्टर 2 मंथ हमने उनको पेमेंट की, तो 2 मंथ का जो टाइम पीरियड लगता है वो उनका ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ लायबिलिटी मींस टाइम पीरियड टेकन बिटवीन एक्वाजिशन या क्रिएशंस ऑफ लायबिलिटी टू पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रिएट होने से लेकर पेमेंट करने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। ऑपरेटिंग साइकिल ही डिसाइड करता है कि वेदर ए लायबिलिटी इज ए करंट लायबिलिटी और ए नॉन करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल से ही ये डिटरमाइन होता है कि कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी आपकी करंट लायबिलिटी है या फिर नॉन करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल से ही डिटरमाइन होगा। कैसे? वही रूल है, सेम इसी प्रकार के रूल है, लिखूंगा नहीं, ऑरली सुन लो कि इफ लायबिलिटी फॉल्स विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल इट विल बी ए करंट लायबिलिटी, चाहे वो ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 1 ईयर का क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप किसी लायबिलिटी की पेमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करते हो, इट विल बी कंसीडर ए करंट लायबिलिटी वेदर ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। चाहे ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से कम का हो चाहे ज्यादा को, मैटर नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे आपका ऑपरेटिंग साइकिल है मान लो 15 मंथ, आप लायबिलिटी की पेमेंट करते हो 14 मंथ में, ऑपरेटिंग साइकिल से पहले कर दी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, if any liability is paid within 12 month, if any liability is payable within 12 month, अगर 12 मंथ के अंदर अंदर पेबल है, चाहे वो ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर ही क्यों ना हो, तो भी क्या कहलाएगा? करंट लायबिलिटी कहलाएगा। हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल को भी क्रॉस कर दे और 12 मंथ को भी क्रॉस कर दे तो क्या कहलाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। तब वो क्या कहलाएगी? नॉन करंट। ठीक है, तो देखो बेटा, ये चीज आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 1 इसमें कहा गया है ऑपरेटिंग साइकिल एंड द पीरियड व्हेन पेमेंट इज मेड इज गिवन। देखो ये कह रहे हैं कि आपके सामने ऑपरेटिंग साइकिल दिया गया और पेमेंट पीरियड दिया गया, यानी कि कितने मंथ में कितने टाइम पीरियड में आपने पेमेंट की, किसकी? लायबिलिटी की। तो हाउ विल यू क्लासिफाई द लायबिलिटी? हाउ विल यू क्लासिफाई का मतलब भाई वो करंट लायबिलिटी है या नहीं है, ये बताना है। कैसे बताओगे? जैसे पहले केस में ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ है 9 मंथ का और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स, भाई ट्रेड पेबल की जो पेमेंट की डेट दी गई है, टाइम पीरियड दिया गया है, वो 10 मंथ का है, ऑपरेटिंग से बाहर है, बट विद इन 12 करंट लायबिलिटी। पहले केस में करंट लायबिलिटी, सेकेंड केस में 10 और 12 ऑपरेटिंग से बाहर है लेकिन 12 तक है, करंट लायबिलिटी। थर्ड केस में 10 और 14 ऑपरेटिंग को भी क्रॉस कर दिया और 12 को भी क्रॉस कर दिया, तो ये क्या होगी? नॉन करंट लायबिलिटी। फोर्थ केस में 15 और 12 विद इन ऑपरेटिंग है, विद इन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग से पहले पेमेंट है तो करंट।
15 और 13, 12 को तो क्रॉस कर दिया लेकिन ऑपरेटिंग के अंदर है तो क्या कहलाएगी? करंट। 15 और 18 ऑपरेटिंग से बाहर और 12 को भी क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। 16 और 15 विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है तो दिस लायबिलिटी इज क्लासिफाइड एज ए करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से रिलेटेड ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सेकंड। देखो अब इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आपको इस चैप्टर में देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, बहुत इजी है 4 मार्क्स लेने इस चैप्टर से। ठीक है, आपको केवल बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट याद होना चाहिए टिप टू टिप। तो देखो इसका जो इलस्ट्रेशन सेकंड है उसमें क्या कह रहा है कि नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर विच द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। देखो कंपनी की बैलेंस शीट के मेजर हेडिंग्स बताने हैं। मेजर हेडिंग्स कौन सी साइड के? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। भाई इसने केवल नेम द मेजर हेडिंग्स पूछा है लायबिलिटी साइड के, तो लायबिलिटी साइड में 4 मेन हेडिंग्स है। शेयर होल्डर फंड, सेकंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी एंड फोर्थ वन इज करंट लायबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन, नेम द सब हेडिंग्स अंडर विच शेयर होल्डर फंड शैल बी क्लासिफाइड इन कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के सब हेडिंग्स बताना है। अब हमें शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेडिंग्स पता है, कौन कौन से, क्या क्या बताओगे? पहला सब हेडिंग शेयर कैपिटल, सेकंड सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड सब हेडिंग मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नेक्स्ट, नेम द सब हेडिंग्स under which non-current liability shall be classified in company's balance sheet. Non-current liability, non-current liability के 4 सब हेडिंग्स थे। कौन कौन से थे भाई? पहला सब हेडिंग क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, सेकंड सब हेडिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, थर्ड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड फोर्थ अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे। एक इसका जो इलस्ट्रेशन 5th है, अब देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखो बेटा आपके पास इलस्ट्रेशन 5th दिया गया है जिसमें ये पूछा गया है अंडर व्हाट हेड्स the following items on the equity and liability side of the balance sheet of company will be presented. Head, देखो इस प्रकार की क्वेश्चन में जिसमें आपसे हेड का नाम पूछा जाए तो उसमें हेड और सब हेड दोनों चीजों को दिखाया जाता है। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस में हेड और सब हेड दोनों को दिखाएंगे। किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को दिखाएंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे तो लिखना आइटम्स, भाई कौन सा आइटम है, यहां पे लिखना हेड और फिर लिखना सब हेड। अगर सब हेड नहीं भी पूछा गया तो भी आपको मेंशन करना है। जैसे पहला आइटम है परपोज डिविडेंड। देखो बेटा परपोज डिविडेंड के बारे में बता देता हूं। जिन बच्चों के पास अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो हो सकता है परपोज डिविडेंड को करंट लायबिलिटी में हेड दे रखा हो करंट लायबिलिटी और सब हेड दे रखा हो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम से। लेकिन कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ जिसके अकॉर्डिंग परपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देने का प्रपोजल रखती है, बट इट इज नॉट ए लायबिलिटी क्योंकि अभी हम लोगों ने उस डिविडेंड को फाइनल नहीं किया। एक्चुअल में दिस इज ओनली ए कमिटमेंट जिसको आप बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आप परपोज डिविडेंड के सामने केवल इतना लिख देना कंटीजेंट लायबिलिटी। ये एक कंटीजेंट लायबिलिटी है presented in notes to account. Contingent liability is not a part of balance sheet. Contingent liabilities are all only shown in notes to account. उसके बाद सेकंड है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है? देखो जैसे कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद जिन लोगों को डिविडेंड देना है उन लोगों को कंपनी नोटिस भेज देगी कि भाई आपका इतने रुपए का डिविडेंड है, आप क्लेम कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा।
लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी शेयर होल्डर के पास नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम होते हैं। लाइक मेरे पास किसी कंपनी के 10 शेयर है, कंपनी ने मुझे 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 50 रुपीज का डिविडेंड दिया। 50 रुपीज का डिविडेंड क्लेम करने के लिए मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक में डिविडेंड सर्टिफिकेट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, फिर वहां पे बैंक वाला अपना कमीशन काटेगा और मुश्किल से मुझे 30-35 रुपए मिलेंगे। तो उस पेमेंट को लेने के लिए मुझे 1-2 घंटे का टाइम पीरियड भी वेस्ट करना पड़ेगा। मैं सोचूंगा यार 30 रुपीज के लिए कौन बैंक में जाएगा, हम वो डिविडेंड कंपनी से नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो वो कहलाते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड इज कंसीडर ए करंट लायबिलिटी बिकॉज देखो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस डिविडेंड को पे करे। अगर कोई शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम नहीं करता तो ये नहीं कि कंपनी उस डिविडेंड को अपने पास रख सकती है, नहीं, कंपनी को तो देना पड़ेगा। शेयर होल्डर नहीं लेता तो वो डिविडेंड आफ्टर 6 मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट रिवेन्यू अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है डिबेंचर। बताइए, डिबेंचर हमारे पास एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, मतलब कि नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स में आप यहाँ पे हेड लिखेंगे डिबेंचर्स के सामने, हेड में तो लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेड में क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ये इसका सब हेड है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। उसके बाद अगला मैच्योर्ड डिबेंचर्स। देखो मैंने आपको बताया था मैच्योर्ड डिबेंचर ये नहीं 18 साल हो गए मैच्योरिटी एज आना, नहीं। मैच्योर्ड डिबेंचर मींस दोज डिबेंचर विच आर टू बी रिडीम्ड इन करंट ईयर। जिन डिबेंचर्स की करंट ईयर में पेमेंट करनी है उनको हम मैच्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। वैसे तो डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होता है, नॉन करंट लायबिलिटी माना जाता है, लेकिन अगर कोई डिबेंचर मैच्योर्ड हो गया यानी कि इस साल में उसकी पेमेंट करनी है तो इट विल बी कंसीडर ए करंट लायबिलिटी। तो आप हेड कौन सा दिखाएंगे, करंट लायबिलिटी, और सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। कॉल्स इन एरियर। देखो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि वो कॉल्स जो शेयर होल्डर से ड्यू की गई बट ड्यू टू एनी रीजन शेयर होल्डर ने पे नहीं की, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम शेयर कैपिटल हेडिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर कैपिटल में से इसको माइनस करते हैं, बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। तो आप केवल इसमें लिखेंगे शेयर होल्डर फंड और सब हेड में लिख देना इट इज सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होती है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद एक आता है सिंकिंग फंड। ये क्या होता है, देखिए डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन हर साल बचा के रखती थी जिसको हम डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड के नाम से जानते थे। इट इज ए पार्ट ऑफ रिजर्व, ये एक प्रकार का रिजर्व होता है। सिंकिंग फंड को नॉन करंट लायबिलिटी में मतलब कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में मेन हेडिंग हो गया शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद एक आता है प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे बच्चे इस चीज के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर आपके आस पड़ोस में रहते हैं, कोई रहता हो, जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायरमेंट लेता था, हम लोगों ने देखा होगा, तो वो एक कंपनी से गवर्नमेंट से एक बड़ी रकम लेकर आता था। भाई जैसे उसकी सैलरी है 10,000 रुपये, लेकिन जब वो रिटायरमेंट लेता था तो उसको 5-7 लाख रुपए गवर्नमेंट एक साथ भुगतान करती थी, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। ये होता क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी वर्कर की जो सैलरी होती है उस सैलरी का 12% कंपनी काटती है, ठीक है, ताकि उसके फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग हो सके। जितना पैसा कंपनी के द्वारा काटा जाता है उतना ही पैसा कंपनी अपनी तरफ से मिलाएगी। जैसे मान लो मेरी सैलरी 10,000 है तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे सैलरी में से हर साल 1200 रुपीज काटेगा और 1200 रुपीज अपने पास से, यानी कि टोटल 2400 रुपीज होंगे प्रोविडेंट फंड के नाम से वो पैसा जमा करा दिया जाएगा। हर महीने 2400 रुपीज एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो साल के हिसाब से देखिए लगभग 28,800 रुपये। और अगर मान लो मैंने 20 साल जॉब कर ली तो 20 साल की जॉब के लगभग हमारे पास 59 लाख रुपीज के 5,90,000 के आसपास डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब 590 प्लस में उसका इंटरेस्ट
10-12 लाख रुपीस मुझे एक साथ मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इज कंसीडर्ड टू बी ए लायबिलिटी फॉर द कंपनी, क्योंकि ये वो पैसा होता है जो वर्कर की सैलरी से काटा गया, एंड इट इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ वर्कर, जो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। भाई वर्कर आज तो रिटायरमेंट लेने वाला नहीं है, लास्ट में लेगा। तो प्रोविडेंट फंड इज कंसीडर्ड टू बी ए नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में इसको दिखाओगे, और किस नाम से दिखाओगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के नाम से, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बिल्स पेबल आपको बताया था, इट्स ए करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में भी ये किसका पार्ट होता है? ट्रेड पेबल्स का पार्ट होता है। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का जो पैसा हमारे पास डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, एक प्रकार के डिबेंचर्स की तरह होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आप दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से, ठीक है बेटा। ठीक है डियर, आज यहाँ तक के आप क्वेश्चंस करके देखिए। ये बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। बैलेंस शीट हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट क्लियर नहीं है तो आगे के सभी चैप्टर्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी इस बुक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।